नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 4,574 नए मरीजों की मौत भी प्रदेश भर में दर्ज हुई है। वहीं प्रदेश में कल 5,396 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, तो वहीं नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ मरीजों की संख्या ज्यादा पाई गई है। 38,064 टेस्ट किए गए पूरे प्रदेश में 24 घंटे में, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो ये 12.02% पर है। इधर एक्टिव केस बढ़ते हुए प्रदेश में 31,960 पर पहुंच चुके हैं। वहीं अगर जिलेवार बात करें तो रायपुर में 1208, दुर्ग में 751 नए मरीज सामने आए हैं। तो प्रदेश भर में 4,574 नए मरीज मिले हैं। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आप देखिए, कहीं ज्यादा स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 5,396 मरीज स्वस्थ हुए हैं, यानी जो नए आंकड़े आए हैं उससे भी कहीं ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा है। मगर जो मौत का कॉलम है वो देखिए, मौत जो है वो 10 दर्ज की गई है। बीते कुछ दिनों की तुलना में अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो ये आंकड़ा बेहद बड़ा है। 10 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश भर में सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जरूर परेशान है। और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के आंकड़ों से आप सभी को अपडेट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में एक बार फिर से आंकड़ा 6,000 से पार हो चुका है। 6,970 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में की गई। वहीं राहत की खबर यह है कि एक भी मरीज की मौत प्रदेश में दर्ज नहीं हुई है। कल 2106 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये संख्या 34,973 पर है। वहीं अब तक मध्य प्रदेश में 8,37,893 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं 10,545 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आपको बताएं तो ये 7,92,375 पर है। तो एक नजर में मध्य प्रदेश का आंकड़ा 6,970 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 2106 पर। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की जा रही है। दरअसल ओबीसी सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराने के आदेश को रिकॉल करने इस दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई होने वाली थी, मगर वो टल गई थी। अब आज सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव से संबंधित ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने सुनवाई के लिए और समय मांगा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे में हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल का चुनाव प्रचार जारी है। आज मथुरा और वृंदावन में सीएम भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का दौरा सीएम भूपेश बघेल का लगातार जारी है। कल भी उन्होंने प्रचार किया था और आज भी वो मथुरा और वृंदावन में प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के साथ आज डोर टू डोर कैंपेनिंग उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। तो प्रत्याशियों के समर्थन में वो प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेनिंग आज करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के लिए आज मथुरा और इसके साथ ही वृंदावन का दौरा सीएम भूपेश बघेल का। कल भी यूपी के कई क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांगे थे और आज कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन वो पहुंचेंगे। मथुरा और वृंदावन में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग प्रत्याशियों के साथ उत्तर प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। सम्मेलन के जरिए वो उपचुनाव प्रचार का आगाज भी आज करेंगे। वहीं प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी वो लेने वाले हैं। 71वीं विधानसभा सीट पर कांग्रेस की नजर है, जिसका प्रचार आज से शुरू करने वाले हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। आज खैरागढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। सम्मेलन के जरिए आज उपचुनाव प्रचार का आगाज होगा। आपको बता दें आगामी दिनों में यहां पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसके प्रचार और प्रसार के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज खैरागढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं। 70 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास है और अब 71वीं विधानसभा सीट पर कांग्रेस की नजर खैरागढ़ उपचुनाव के जरिए।
और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज अहम बैठक लेने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक की जाएगी। जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से वो चर्चा करेंगे। वहीं सदस्यता अभियान और पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज एक अहम बैठक कांग्रेस की ये मानी जा रही है, बड़ी बैठक मानी जा रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा आज कमलनाथ करेंगे। कांग्रेस की ये बड़ी बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों से कमलनाथ चर्चा करेंगे। पंचायत को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज अहम बैठक लेने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई खबरों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर खबर पर IBC 24 की नजर रहती है। क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक पटैया हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रिया पांडे। पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। विवेक, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण है, जिस पर लगातार जो है नज़र बनी हुई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार तेज़ी से फैल रहा है और जो आंकड़ा है वो अब 7,000 के करीब पहुंचने वाला है मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। और एक्टिव केसेस भी अब 34,000 के पार हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हालांकि एक राहत भरी बात ये है कि ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में है। बहुत कम मरीज, मतलब 3% के आसपास मरीज अस्पताल में और जो कोविड केयर सेंटर है उनमें भर्ती है। बाकी मरीज सब होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। मौत भी कम हो रही, तो एक सुखद बात यह है। लेकिन कोरोना मरीजों का लगातार आंकड़ा बढ़ना ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी। राजधानी भोपाल और इंदौर सबसे बड़े हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इंदौर में जो है 2,000 पार हो चुका है कोरोना का प्रतिदिन मिलने वाला आंकड़ा, और भोपाल राजधानी में लगातार 1,000 के पार मरीज मिल रहे हैं। तो ये दोनों शहरों के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और लगातार जो है बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। सरकार लगातार जो है लोगों से अपील कर रही है कि मास्क लगाएं। वैक्सीनेशन पे सरकार का फोकस है, क्योंकि अधिकतर मरीज जो होम आइसोलेशन में है उसका एक बहुत बड़ा कारण वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को माइल्ड लक्षण हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं बन रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही राहत भरी खबर है। दूसरी तरफ यदि बात करें हम राजनीतिक गतिविधियों की, तो आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं PCC चीफ कमलनाथ, क्योंकि कांग्रेस का सदस्यता अभियान इस वक्त पूरे प्रदेश में चल रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर पिछले दिनों जो रिपोर्ट कमलनाथ के पास पहुंची थी काफ़ी निराशाजनक थी। सदस्यता अभियान में कई जिलों का परफॉर्मेंस काफ़ी जो है कम था। ऐसी स्थिति में आज सदस्यता अभियान पर जिला प्रभारियों से और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही जन जागरण अभियान पिछले दिनों कांग्रेस का हुआ था पूरे प्रदेश भर में। जन जागरण अभियान केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ था, उसका भी फीडबैक आज PCC चीफ कमलनाथ लेंगे। तो ये आज जो है कांग्रेस की गतिविधियां रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। OBC आरक्षण का जो पंचायत चुनाव को लेकर पिछले दिनों हुआ था, सामान्य सीट मानकर चुनाव कराने के निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और उसके बाद पूरा चुनाव ही निरस्त हो गया। लेकिन अब जो है लगातार इस पर अदालत पर सबकी नज़र बनी हुई है। आज फिर इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि कल सुनवाई हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है कहा गया कि समय चाहिए। उसके बाद आज फिर सुनवाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी आती है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी पैरवी जो है OBC के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की है, सारे तथ्यों के साथ कि OBC को आरक्षण क्यों जरूरी है प्रदेश में, सारे तथ्य रखे गए हैं। दूसरी तरफ यदि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लगातार जो है अब बूथ विस्तारक जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख से बूथ विस्तारक जो है सभी बूथों पर 65,000 बूथों पर पहुंचेंगे और वहां पार्टी की गतिविधियों को बूथ को मजबूत को लेकर टीम के साथ चर्चा करेंगे। तो बूथ विस्तारक अभियान जो है 20 से 30 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें हर बूथ विस्तारक 100 घंटे देगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम जो मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता बूथों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी की रीति नीति और योजनाओं से अवगत कराएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां हैं और कोरोना का अपडेट है जिस पर IBC 24 की नजर बनी हुई है। तो कई मायनों में बेहद खास रहेगा आज मध्य प्रदेश के लिए ये दिन। तमाम बड़ी खबरों पर लगातार आपसे अपडेट भी लेंगे। इस वक्त रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़े हुई हैं। प्रिया, छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या कुछ बड़ी खबरें?
बिल्कुल रचना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में हैं और आज वो मथुरा और वृंदावन में चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना का समय है। ऐसे में गाइडलाइन है कि बड़ी सभाएं, बड़ी रैलियां न की जाए। इसलिए हम लगातार ये देख रहे हैं कि तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम किया और अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो किस तरीके से काम करेंगे। यानी कि पूरे जमखम के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में और चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हैं और घर घर जाकर अब प्रचार कर रहे हैं। दो दिन पहले उनके ऊपर FIR भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में नजर आ रहे हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो खैरागढ़ के दौरे पर हैं। खैरागढ़ में विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उसमें शामिल होंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कौन प्रत्याशी हो सकता है, किसकी इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, इसमें पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो मोहन मरकाम वहां के कार्यकर्ताओं सम्मेलन से लेने वाले हैं। कांग्रेस कहीं न कहीं 71वीं सीट पे जीत की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि खैरागढ़ की सीट कांग्रेस के लिए जीत पाना आसान नहीं होगा। उपचुनाव कुछ ही दिनों में अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में 6 महीने पूरे हो जाएंगे और इसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां मैदान में नजर आने लगी हैं। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी हो सकता है और क्या कुछ वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो किसे पसंद कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा कार्यकर्ताओं से आज भी की जाएगी। इसके अलावा हम बात की जाए प्रदेश में संक्रमण की स्थिति की, तो बीते 24 घंटे में लगभग 4500 नए मरीज जो है निकलकर कोरोना के सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त राजधानी रायपुर कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस राजधानी रायपुर से ही निकल कर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस भी राजधानी रायपुर में है। लेकिन इस वक्त एक ही राहत की बात है रचना, कि ज्यादातर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है। बेडों पर जो मरीज है वो उनकी संख्या बेहद कम है। इस बार वो तस्वीरें सामने नहीं आ रही है कि अस्पताल के बाहर किस तरीके से मरीज जो है वो परेशान हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इस बार राहत की बात है। लेकिन अभी भी ये जरूरी है कि आम लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और अगर उनके वैक्सीनेशन का नंबर है तो वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात आपने कही कि ये राहत की खबर जरूर है कि नए संक्रमित मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा है, लेकिन ये वक्त भी सावधानी और जागरूकता का जरूर है। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए निलंबित IPS GP सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। EOW की टीम ने 6 दिन तक रिमांड में उनसे पूछताछ की। इस दौरान GP सिंह के जब्त दोनों ही मोबाइल फोन को अनलॉक करने FSL लैब भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिमांड में पूछे गए सवालों पर GP सिंह ने ज्यादातर का जवाब नाम ही दिया है। वो लगातार यही बोल रहे हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। EOW ने छापे के दौरान उनके घर से जब्त दस्तावेजों के बारे में भी उनसे पूछताछ की, जिन्हें GP सिंह ने खुद का होने से इनकार कर दिया है। इधर EOW की सूत्रों की माने तो GP सिंह के अलग अलग बैंकों में 50 से ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा बीमा पॉलिसी के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि रोज 2 शिफ्ट में EOW की 4 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। मौखिक सवालों का जवाब देने की बजाय वो बहाना बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जानकारी के मुताबिक उनके जिन दोनों ही मोबाइल फोन को FSL लैब भेजा गया है, उनसे अहम सबूत हाथ लग सकते हैं। EOW के अफसरों का ये कहना है कि GP सिंह के असहयोगी रुख अपनाने के बाद भी लगातार उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। लॉक मोबाइल के अनलॉक होने से संपत्ति के ब्यौरे से लेकर कई अहम और संवेदनशील तथ्य सामने आ सकते हैं, जो कि केस में ठोस सबूत साबित हो सकते हैं। वहीं EOW की टीम ने GP सिंह के 16 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें लगातार 60 घंटे तक तलाशी लेने के बाद उनके घर से लेन देन, बेनामी संपत्ति, शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक और बीमा के दस्तावेज, 3 डायरी, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जब्त किया गया था। वहीं छापे में जब्त इलेक्ट्रॉनिक सामानों को GP सिंह ने खुद का होने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार रात रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने रैन बसेरों में ठहरे मुसाफिरों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। सीएम ने कहा कि बेहद सर्दी है और ऐसी सर्द रातों में गरीब भाई बहन और विशेषकर वो भाई जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, वो कई बार सोने की जगह उन्हें नहीं मिल पाती तो फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। आज यहाँ रैन बसेरों में व्यवस्था देखने के लिए निकला हूँ। इस दौरान सीएम ने कहा कि केवल कंबल गद्दे उड़ने की व्यवस्था है, इसके अलावा
अलाव भी वहां जल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जगह बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वहीं शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरा के निरीक्षण के दौरान 2 लोगों को उन्होंने बीमार पाया, जिन्हें अस्पताल भेजने के उन्होंने निर्देश दिए, जिसके बाद सीएम हमीदिया अस्पताल और फिर बुधवारा स्थित रैन बसेरा पहुंचे, वहां से रेलवे स्टेशन और फिर आखिरी में नादरा बस स्टैंड रैन बसेरा में वो पहुंचे। नादरा बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में ठहरे लोगों से उन्होंने बातचीत भी की, खाने के बारे में भी जानकारी ली। वहीं कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर फुटपाथ पर सो रहे थे, जिन्हें लेकर सीएम ने अधिकारियों से नाराजगी भी जताई और निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी खुले में फुटपाथ पर सोते हुए नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हरदा जिले में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पीएम मोदी का गुणगान करते हुए कहा कि वो सही मायने में भगवान के अवतार हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के अत्याचार, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खात्मे के लिए भगवान ने नरेंद्र मोदी को भेजा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने गरीबों और दलितों के कल्याण की प्रभावशाली योजनाओं से उनका जीवन स्तर सुधारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अवतारी पुरुष हैं। कांग्रेस के अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा और पूरी देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया गया, चारों तरफ निराशा का वातावरण रहा। उसको समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। जबलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक और नई कार्यकारिणी का चयन विवादों में आ गया है। दरअसल हाल ही में गठित हुई इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की नई कार्यकारिणी में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले सदस्यों को कार्यकारिणी से दरकिनार करते हुए उद्योगपति समेत भाजपा से जुड़े नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए गए भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र जामदार के अलावा डॉक्टर राजेश धरवानी और सौरभ बड़ेरिया भी शामिल हैं। इसके साथ राज्य स्तरीय वार्षिक साधारण सभा के लिए संघ से जुड़े डॉक्टर पवन स्थापक, डॉक्टर राजीव सक्सेना समेत राज्य स्तरीय प्रबंधक कार्यकारिणी समिति में डॉक्टर सुनील मिश्रा के साथ पूर्व मंत्री चंद्र कुमार भनौत, नरेश ग्रोवर, बीजेपी नेता अमर मिश्रा, बिल्डर महेश केमतानी, बलदीप मैनी, संदीप जैन को भी सदस्य बनाया गया। और यही वजह है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी जो लाभार्थी हैं, जिनके लिए बनी हुई है रेड क्रॉस सोसाइटी, इसमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये काम करती है, मगर इसमें सामान्य लोगों को किसी को रखा नहीं है। सारे राजनेता और उद्योगपतियों को इसमें स्थान दिया गया है और न इसमें चुनाव हुए। 2013 के बाद से इसमें कोई चुनाव नहीं हुए। रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सामान्य निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया 14 तारीख को थी, उसमें सामान्य सभा के लोगों को आहूत किया गया है। सामान्य सभा के लोगों को आहूत करके सामान्य सभा निर्वाचित करती है कि किन्हें उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखना है या नहीं रखना है। तो ये सामान्य सभा ने अपनी प्रक्रिया का पालन किया। उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं जो पुरानी बॉडी के हैं वही लोग जो हैं नई बॉडी में हैं, कुछ एक्टिव लोग जो हैं अभी और सामान्य सभा में निर्वाचित किया। तो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत निर्वाचित हुआ। केंद्र सरकार ने नर्चरिंग नेबरहुड टैलेंट अवार्ड की घोषणा की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड टैलेंट में जबलपुर को पुरस्कृत किया है। प्रतियोगिता में 100 स्मार्ट सिटीज में से बेहतर कार्य करने वाले टॉप 10 शहरों को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की घोषणा स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर कुणाल कुमार ने की थी। वहीं प्रतियोगिता में सभी शहरों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया। चैलेंज के प्रत्येक चरणों में कार्यों का वेरिफिकेशन केंद्रीय टीम ने फील्ड पर जाकर किया। स्मार्ट सिटी तो एक केवल माध्यम है रिप्रेजेंटेशन का। मेन मुद्दा जो है वो शहर का जो बिहेवियर है, जनता का जो बिहेवियर है वो ज़्यादा मायने रखता है। और मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ। ये पुरस्कार बेसिकली उन्हीं लोगों को, जनता को, जो शहर जबलपुर शहर की जो जनता है उन लोगों को समर्पित है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।